हेलो एवरीवन। तो अब हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स के यूनिट 2 में, जिसमें अभी तक हमने कवर किया है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन इन प्रोजेक्ट साइकिल, जो कि होता है फर्स्ट स्टेप हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल का। एंड लास्ट लेक्चर में भी हम प्रोजेक्ट चार्टर थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, जो कि होता है, अगर आप लोगों को याद हो, कि थर्ड स्टेप होता है ये प्रोजेक्ट चार्टर बनाना, और जो कि हम सबमिट करते हैं हमारी हायर अथॉरिटीज़ को, जिनसे हम परमिशन लेना चाहते हैं ताकि हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। तो इसमें हम प्रोजेक्ट चार्टर को ही थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे, क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके प्रोजेक्ट चार्टर के, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, कैसे आप अच्छा एक प्रोजेक्ट चार्टर बना सकते हैं। और हम देखेंगे एक प्रोजेक्ट चार्टर का एग्जांपल जो मैंने लिया हुआ है, एक सैम्पल लिया हुआ है मैंने, जो कि हम देख लेंगे कि वो कैसा दिखता है और कैसे अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जैसे हम शुरू करते हैं उसी से शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। A project charter is a document that outlines the purpose, goals and scope of a project। एक प्रोजेक्ट चार्टर जो होता है वो आउटलाइन करता है, मतलब उसमें हम दिखाते हैं प्रोजेक्ट का पर्पस, गोल्स और स्कोप उस प्रोजेक्ट के। जैसे कि आपको अगर याद होगा कि हमने पढ़ा था बिजनेस केस, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो बिजनेस केस जो था वो सिर्फ एक इसी तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, मतलब प्रोजेक्ट चार्टर जैसा ही एक वो डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन उसमें सिर्फ हम बिजनेस एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ें उसमें बिजनेस एस्पेक्ट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, रिसोर्सफुल वाले एसेट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब रिसोर्सेज वाले एसेट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन प्रोजेक्ट चार्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इन्हीं सब मतलब बिजनेस केस की तो बात करते ही करते हैं, बट हम उसमें इंक्लूड करते हैं हमारे जो भी पर्पस है प्रोजेक्ट का, गोल्स हैं और स्कोप है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट इज टिपिकली क्रिएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड सर्व्स एज फाउंडेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट। मतलब कि ये प्रोजेक्ट चार्टर, जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था, मतलब पिछले इस यूनिट के पार्ट में, कि प्रोजेक्ट चार्टर थर्ड स्टेप होता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन का। मतलब कि ये हमारे प्रोजेक्ट की नींव में काम आता है, मतलब प्रोजेक्ट इनिशिएशन इज क्रिएटिंग द नींव, कि हम हमारा जो प्रोजेक्ट उसकी नींव बना रहे हैं, तो उसी का एक थर्ड स्टेप होता था, ठीक है। तो इसको हम ये क्या सर्व करता है, मतलब कि फाउंडेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट जो हमने प्लान बनाया उसकी एक फाउंडेशन रखता है, एग्जीक्यूशन की फाउंडेशन रखता है और मैनेजमेंट की फाउंडेशन रखता है। मैनेजमेंट की या एग्जीक्यूशन की या प्रोजेक्ट प्लानिंग की जो हमारी नींव है वो कैसे डिफाइन हो रही है, क्योंकि हम इसमें प्रोजेक्ट का पर्पस डिफाइन कर रहे हैं, गोल्स डिफाइन कर रहे हैं और स्कोप भी डिफाइन कर रहे हैं उसके साथ साथ। और इसमें हम बिजनेस एस्पेक्ट्स के भी बारे में बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में और हमारे कौन कौन, जैसे अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें कि कौन कौन इस टीम में इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट टीम में कौन कौन रहेंगे और क्या इसका फुल थ्रॉटल हमारा प्लान रहेगा, उसको भी हम इसी में प्रोजेक्ट चार्टर में ही इंक्लूड कर लेते हैं। अगला इसका पॉइंट है, अ प्रोजेक्ट चार्टर प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द बिजनेस केस, ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर्स, बजट, टाइमलाइंस, रिस्क एंड सक्सेस क्राइटेरिया। मतलब कि जैसे कि अभी तक हम डिस्कस भी करते आ रहे थे कि प्रोजेक्ट चार्टर में वो सारी डिटेल्स होती हैं जो कि प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब कर सके मिनिमम डिटेल्स के साथ। मतलब कि अगर कोई प्रोजेक्ट चार्टर उठा करके हमारा पढ़ ले तो उसे हमारी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए, वो इतना अच्छा तरीके से लिखा होना चाहिए, इतना कंसाइज होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। तो इसमें हमें क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करते हैं हम, इंक्लूडिंग द बिजनेस केस हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जिसमें हम एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम बिजनेस केस को डिफाइन करते हैं या बिजनेस एस्पेक्ट्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं, स्टेक होल्डर्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। हम इसमें इंक्लूड करते हैं बजट, कि हमारे प्रोजेक्ट का बजट कितना रहेगा, क्या उसके एक्सपेंसेस होंगे, वो सब चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। टाइमलाइन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग का भी और प्रोजेक्ट इनिशिएशन का भी, कि हम पहले से ही डिफाइन करके रखें कि हमें इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा एंड अकॉर्डिंगली ही हम हायर अथॉरिटीज़ से परमिशन ले सकते हैं। इसमें क्या क्या रिस्क्स रहेंगे, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर का तो बेसिक टास्क ये है कि वो डिफाइन करे कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क होने वाले हैं एंड उनको पहले से ही आइडेंटिफाई करके उन्हें फ्यूचर में वो आसानी से काउंटर कर पाए या उन्हें सॉल्व कर पाए। एंड सक्सेस क्राइटेरिया भी हम इसमें लिस्ट करते हैं कि सक्सेस का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हाँ हमारे प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है
वो रीच हो गई है या हम सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को प्रोजेक्ट चार्टर की डेफिनेशन समझ में आई होगी और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि की एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर। ठीक है, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि हम प्रोजेक्ट चार्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं कुल मिला के, लेकिन ये की एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट चार्टर है उसमें हम इंक्लूड करें। तो ये जो मैंने डायग्राम लिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोजेक्ट चार्टर में कि हम प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू दें। मतलब हमारे प्रोजेक्ट चार्टर में लिखा होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, किस बारे में, उसका एक ओवरव्यू हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट की डिटेल्स होनी चाहिए। डिटेल्स में ये सभी चीज़ें आ जाती है कि हमारा बजट कितना होगा, हमारी टीम में कौन कौन रहेगा, हमारे प्रोजेक्ट के फाइनल स्कोप क्या है, गोल्स क्या होंगे, और कब हम मानेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। या कि जैसे कि हमने पिछली अभी वीडियो में देखा, मतलब पिछले पार्ट में देखा इसके, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका सक्सेस क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो हम प्रोजेक्ट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट स्कोप हम डिफाइन करेंगे। मतलब कि की एलिमेंट्स में हम एक प्रोजेक्ट स्कोप करके सेक्शन भी बना सकते हैं प्रोजेक्ट चार्टर जब हम बना रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप क्या रहेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं तो टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट चार्टर में हमारी टीम को भी डिफाइन करते हैं कि हमारी टीम में कौन कौन लोग रहेंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और किसका क्या रोल रहेगा हमारे उस प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में। प्रोजेक्ट रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि हम जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्री प्लान करके रखें कि हमें फ्यूचर में किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े, एंड अकॉर्डिंगली हम अपनी टीम से बात करके इन रिसोर्सेज को अपने पास पहले से ही रखें ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कतें ना आए इन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि हमारे रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान। ठीक है, जब अभी हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, राइट। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट मैनेजर को खुद को फिट करने में प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान बहुत काम आता है। ठीक है, कैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पर या आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें आपको अलग अलग टीम से लोग चाहिए, या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शंस के हिसाब से डिवाइडेड है कि फाइनेंस की टीम अलग है, मार्केटिंग की टीम अलग है, डेवलपमेंट की टीम अलग है। तो आपको हर एक टीम से एक एक इंसान चाहिए जो कि आपका काम या उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी कि वो जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं लोग वो रिपोर्ट किसे करेंगे, वो रिपोर्ट आपको करेंगे डायरेक्टली, या फिर आपको उनसे अपडेट उनके फंक्शन के या फिर उनके जो टीम है जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस टीम या मार्केटिंग टीम, उनके मैनेजर से रिपोर्ट लेनी है आपको उनके काम की, या फिर डायरेक्टली आपको उनसे अपने काम की रिपोर्ट लेनी है। लास्ट की एलिमेंट जो है जो कि प्रोजेक्ट चार्टर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो होता है प्रोजेक्ट टाइमलाइन। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किसी हायर अथॉरिटी को से परमिशन लेने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए कि हम ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर लें कि नहीं करें, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, तो वो सब देखते हैं कि टाइमलाइन कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि कंपनी इसमें अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेगी, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेगी इसमें और अपने मैन पावर वाले भी रिसोर्सेज वो इसमें इन्वेस्ट करेगी। तो कंपनी को एक टाइमलाइन हमें देनी पड़ती है, या फिर जो भी हमारे प्रोजेक्ट के ओनर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं जो कि हायर अथॉरिटीज़ होंगे उनको हमें एक टाइमलाइन देनी होगी। तो प्रोजेक्ट चार्टर में हम वो टाइमलाइन भी इंक्लूड करते हैं ताकि हम अपनी हायर अथॉरिटीज़ को दिखा सके कि हम इतने टाइम फ्रेम में इतना आउटपुट दे देंगे, या हमारे इस प्रोजेक्ट में मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज इन्वेस्ट होकर के हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो आई होप आप सब लोगों को की एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि होगा टिप्स फॉर मेकिंग प्रोजेक्ट चार्टर्स। ठीक है, दीज आर द फ्यू टिप्स जो मैंने इंक्लूड करी है इस पार्ट में, और आप अपनी तरफ से कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, बट ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली बात,
जब भी आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको सारा काम खुद करना है। तो सबसे पहली टिप मेरी ये रहेगी, रिलाई ऑन इनसाइट्स फ्रॉम योर टीम, यानी कि डोंट फील लाइक यू नीड टू वर्क आउट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन। कि मान लीजिए आपको कोई बजट बनाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट का, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो, राइट, आप धीरे धीरे सीखते ही हैं। तो अगर आपको कोई बजट बनाना है तो ऑब्वियसली आप फाइनेंस टीम से हेल्प लीजिए उसके लिए, ठीक है। जब आपको प्रोजेक्ट चार्टर में कुछ डिटेल्स इंक्लूड करनी है जो कि बजट से रिलेटेड है, तो आप फाइनेंस टीम से हेल्प लीजिए। या फिर आपको प्रोजेक्ट के गोल्स डिस्कस करने हैं या टाइमलाइन डिस्कस करनी है, ठीक है। टाइमलाइन, मान लीजिए कोई ऐप बनाना है, ठीक है, तो अब ऐप की जो टाइमलाइन है वो आप किससे डिस्कस करके बनाएंगे? ऑब्वियसली डेवलपमेंट टीम से पूछ करके बनाएंगे आप, कि उनको कितना टाइम लगेगा डेवलप करने में, जो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे वो क्या होंगे इस प्रोजेक्ट के, वो तो डेवलपमेंट टीम ही बताएगी। तो आपको उन पे भी रिलाई करना पड़ेगा। एंड ट्रस्टिंग योर टीम इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर। जब भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी टीम पे ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपको सही डिटेल्स देंगे एंड आप उन पर रिलाई कर सकें व्हेन यू आर इन नीड। जब आपको उनकी ज़रूरत है तो आप उन पर रिलाई कर पाएँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें खुद ही करें, आप उनसे हेल्प लीजिए एंड तभी आपका प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो अच्छे से बन पाएगा एंड तभी आप अपने हायर अथॉरिटीज़ को कन्विंस कर पाएंगे कि वो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, वो कंपनी आपके प्रोजेक्ट में या फिर जो कंपनी का प्रोजेक्ट है वो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करे आपके साथ साथ। कीप इट शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। It's tempting to get lost in the amount of information available. Additionally, charts and bullet lists will help you present the information in an organized and digestible way. ठीक है, तो जब भी हम प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं तो उसको हम शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं, ठीक है। शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों? कि मतलब कि जैसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा एलिवेटर पिच के बारे में, ठीक है, कि जब हम कोई स्टार्टअप ओनर है, ठीक है, वो अपने स्टार्टअप के बारे में पिच करने जा रहा है, ठीक है, तो पिच करने जा रहा है वो, तो एक एलिवेटर है, ठीक है, तो एलिवेटर कितनी देर में 5 फ्लोर कर लेता है कवर? 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम में। तो एलिवेटर पिच क्या होती है कि स्टार्टअप ओनर को अपना जो स्टार्टअप है वो उतने ही टाइम में अपने जो इन्वेस्टर है उसको पिच करना है और उसको कन्विंस हो जाना है, मतलब जो इन्वेस्टर है वो कन्विंस हो रहा है, उसको ऐसे प्रेजेंट करना है, शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऐसे ही सिमिलर, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सिमिलर वेज, कि हमारा जो प्रोजेक्ट चार्टर है वो सिमिलर होना चाहिए, वो 1 पेजर होना चाहिए या 2 पेजेस मैक्सिमम, और उसमें हम सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इंक्लूड करें और वो ऊपर ही ऊपर दिखनी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन। मतलब कि हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये नहीं होना चाहिए कि उनको ढूंढना पड़ रहा है अलग अलग इन्फॉर्मेशन कि ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या है, या वो एक पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट होनी चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, की पॉइंटर्स में। जैसे कि अभी भी हम इस में पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि टिप्स फॉर मेकिंग प्रोजेक्ट चार्टर, तो मैंने पॉइंट्स में लिखा है इसको। अगर मैं इसको पैरा में लिखता तो हो सकता है आपको उतना समझ में ना आता या आपको एक बारी में रीडिंग में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट चार्टर को भी पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। हम उसमें चार्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब मान लीजिए हमें कोई ऐसा चार्ट इंक्लूड करना है जो कि पास्ट में हमारा कुछ डेटा वगैरह दिखाता है, या हमें बुलेट पॉइंट्स में इंक्लूड करना है। जैसे मैंने भी बुलेट पॉइंट्स ही यूज़ करे हुए हैं कि 1 2 3 ये मैंने पॉइंट्स यूज़ किए हुए हैं। इससे पहले भी मैं पॉइंट्स यूज़ कर रहा था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए एंड ग्रास्प आप अच्छे से कर सकें और चीज़ें कोएगुलेटेड ना लगें एक तरफ, ठीक है। तो additionally chart and bullet list will help you present the information in an organized and digestible way। मतलब कि organized रहेंगी हमारी सारी information और digestible रहेंगी मतलब कि जो हमारे जिनसे हम परमिशन लेने जा रहे हैं यानी कि प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स या फिर हायर अथॉरिटीज, उनको अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है क्रिएट अ टेम्पलेट। अब टेम्पलेट बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में भी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट की चार्टर बनाना है तो आप उसी टेम्पलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी टेम्पलेट के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट चार्टर को डिफाइन कर सकते हैं ताकि वो सिंप्लीफाइड रहे हर बार। एंड हर बार जो हमारे स्टेक होल्डर्स है यानी कि जिनसे हमें परमिशन लेनी है उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उनको समझने में बार बार दिक्कत ना हो। तो पढ़ लेते हैं मैंने क्या लिखा है इसमें। आफ्टर यू रियलाइज हाउ हेल्पफुल अ प्रोजेक्ट चार्टर इज, यू विल अनडाउटेडली want one for all teams projects. Don't waste time reinventing the wheel. Create a simple template that you can copy paste for all your projects। जैसा कि मैंने अभी बोला भी था कि हम एक सिंपल टेम्पलेट अपने पास बना करके रख लें जो कि हम हर जगह कॉपी पेस्ट करते हैं। मतलब अगर हमारे पास फ्यूचर में भी कोई प्रोजेक्ट आए जिसके लिए हमें प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है तो हम सेम उसी टेम्पलेट का बार बार यूज़ कर लें ताकि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जिनसे हायर अथॉरिटीज़ हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी है कि
हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराएं कि नहीं कराएं, तो उनको भी सिंप्लीफाइड रहे, उनको भी हर बार दिक्कत ना हो कि इस बार तो अलग टेम्पलेट आ गई है, समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो हम टेम्पलेट को प्रिसाइज रखें और कंसाइज रखें एंड उसी टेम्पलेट को हम बार बार यूज़ करें, और इससे हमारी मेहनत भी कम लगेगी, हमें पता रहेगा कि किस सेक्शन में हमें क्या इंक्लूड करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम एक प्रोजेक्ट चार्टर का एग्जांपल जो कि मैंने लिया। दिस इज अ सैम्पल प्रोजेक्ट चार्टर जो कि मैंने लिया हुआ है। ऊपर से नीचे तक हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रोजेक्ट नेम, तो प्रोजेक्ट नेम है ऑरेंज डिलीवरी ऐप। फिर इसके बाद लिया हुआ है प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन कि प्रोजेक्ट क्या है, अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑर्डरिंग फूड स्टफ एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑरेंज सुपर मार्केट स्टोर्स, दिस ऐप विल बी अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। मतलब कि इसमें हमने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि प्रोजेक्ट क्या है हमारा, कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि यूज़ होगा किसमें, फूड स्टफ को ऑनलाइन ऑर्डर करने में। कहाँ से? ऑरेंज सुपर मार्केट स्टोर से, जो कि कहाँ अवेलेबल होगा, गूगल के प्ले स्टोर पर और एप्पल के या आईफोन के ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल होगा। फिर इसमें हमने नेक्स्ट सेक्शन लिया है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, फैसिलिटेट ऑर्डरिंग फूड स्टफ एंड अदर प्रोडक्ट्स पब्लिश्ड ऑन ऑरेंज सुपर मार्केट स्टोर वेबसाइट वाया मोबाइल ऐप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो कि दिस ऐप विल फैसिलिटेट कि हम ऑर्डर कर सकें हमारा फूड स्टफ या फिर अदर प्रोडक्ट्स जो भी पब्लिश्ड हैं या जो भी लिस्टेड हैं हमारे ऑरेंज सुपर मार्केट स्टोर पे वाया वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू। ठीक है, प्रोजेक्ट इज कंसिडर सक्सेसफुल। प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा, द ऐप हैज़ हाई नंबर ऑफ डाउनलोड्स ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ डाउनलोड्स होंगे तो हम समझेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहा। सेकंड पॉइंट है द ऐप हैज़ रेटिंग 4 to 5 ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर एंड मोर देन 10 पॉजिटिव रिव्यूज़ ऑन ईच प्लेटफॉर्म। मतलब कि गूगल प्ले पर भी और ऐप स्टोर पर भी 10-10 हमारे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिनिमम आ जाएं और ऐप की जो रेटिंग है वो 4 से 5 स्टार हो जाए हमारे प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर। एंड थर्ड पॉइंट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज सुपर मार्केट स्टोर कस्टमर ग्रू बाय 10%। मतलब कि जो हम अभी हमारे ऑरेंज सुपर मार्केट स्टोर के करंट कस्टमर्स हैं वो मिनिमम 10% से बढ़ जाएं तो हम समझेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या कौन कौन स्टेक होल्डर्स रहेंगे इसमें। टाइटल है, क्या क्या डेजिग्नेशन है उनकी वही डिफाइंड है। इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली, प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि हम ही होंगे, एंड फाइनेंस मैनेजर। टीम मेंबर्स अब कौन कौन होंगे, फ्रंट एंड टीम, फ्रंट एंड डेवलपर टीम या फिर बैक एंड डेवलपर, एंड QA इंजीनियर। QA इंजीनियर मतलब कि क्वालिटी एंड एनालिसिस इंजीनियर्स। एंड इधर हम उन लोगों के नाम लिख देंगे जो भी इन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे। अवेलेबल रिसोर्सेज की हमारा बजट कितना होगा, $3000 या डॉलर्स में लिखा है, हम रुपीज़ में भी ले सकते हैं, जिसमें भी हमें लेना है उसमें जैसे भी हमारी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स हैं। टेस्टिंग एनवायरनमेंट, हमारा जो ऐप है हम वो किस पे टेस्ट करेंगे, आईफोन के लिए या iOS के लिए हम उसको टेस्ट करेंगे iPhone 11 Pro पर, और एंड्रॉयड के लिए हम लोग उसे टेस्ट करेंगे Xiaomi Redmi Note 7 पर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन है माइलस्टोन, कि हम उसमें माइलस्टोन किस किस को मानेंगे, स्टेटस, ड्यू एंड डेडलाइन, कि कब ड्यू है और डेडलाइन क्या है उसकी। ठीक है, तो पहला हमारा माइलस्टोन होगा बिल्डिंग 1.0 मेन फंक्शन प्रेजेंटेशन। मतलब कि हम एक ऐसा ऐप बना लेंगे जो कि प्रेजेंटेबल हो, मतलब हमारे ऐप का पहला वर्जन हमारा तैयार हो जाना चाहिए। कब तक, 1/03/2020। ये डेट मैंने पास की लिखी हुई है इसमें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी डेट होगी, जो भी जब भी आप प्रोजेक्ट चार्टर बनाएंगे उस अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी डेट यहाँ पर डाल सकते हैं एंड उसकी डेडलाइन भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा माइलस्टोन होगा बिल्डिंग 2.0 एडिंग न्यू फीचर्स आफ्टर बेटा टेस्टिंग। बेटा वर्जन वो होता है कि जिसमें अपडेट्स आते रहते हैं लगातार। ठीक है, बेटा वर्जन होता है टेस्टिंग वाला वर्जन। ठीक है, तो 2.0 वर्जन में हम हमारे ऐप को क्या करेंगे कि बेटा वर्जन में जो कि हमने 1.0 वर्जन था उसमें हम नए नए फीचर्स ऐड करेंगे एंड उनको टेस्ट करके वापस से ऐप को पब्लिश करेंगे या उसमें अपडेट्स देंगे। तो इसकी ड्यू डेट क्या है, एग्जैक्टली इसके 1 महीने बाद की ड्यू डेट है एंड एग्जैक्टली इसके 1 महीने बाद की इसकी डेडलाइन है। मतलब अकॉर्डिंगली ये किया हुआ है, मतलब 1 महीने में हम सारे फीचर्स वगैरह करके डाल करके हमारा फाइनल ऐप जो है वो लॉन्च कर देंगे। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का जैसे कि हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं कि उसका काम होता है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करें। तो प्रोजेक्ट चार्टर में भी हम वही चीज़ इंक्लूड करते हैं कि प्रोजेक्ट के पोटेंशियल रिस्क क्या हैं, जो कि उनके नंबर 1 होगा
द टीम में नॉट मीट डेडलाइंस ड्यू टू एडिंग अनप्लान्ड इन द स्पेसिफिकेशन फीचर्स। मतलब कि क्या हो सकता है कि मान लीजिए हमें कुछ आया आइडिया कि हम ऐप में ये चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब डेवलपर टीम जो है उसने पहले से कुछ कुछ चीज़ें सोच के रखी है कि हम ऐप का ये स्ट्रक्चर रखेंगे, ठीक है। अब उनको हो सकता है अपने कोड बेस में चेंजेस करने पड़े और उनमें बहुत मेजर चेंजेस हो, इवन एडिट्स थोड़ा छोटा सा हो, लेकिन कोड बेस जब हम कोडिंग की बात कर रहे होते हैं तो एडिट्स हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मेजर हो। तो उन चीज़ों की वजह से जो हमारा टाइम है या डेडलाइंस हैं वो मीट ना हो, या फिर उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो काम है वो ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द टीम में रन आउट ऑफ बजट ड्यू टू एक्सटेंडिंग डेवलपमेंट और टेस्टिंग टाइम। मतलब कि अभी हमने देखा कि मान लीजिए कोई नए फीचर्स वगैरह इंक्लूड करें तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट की जो डेडलाइंस है वो एक्सटेंड हुई। अब डेडलाइंस एक्सटेंड हुई तो हो सकता है हमें एक्स्ट्रा बजट की भी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बजट की ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी हमें एक पोटेंशियल रिस्क में लेना पड़ेगा कि हो सकता है हमें फ्यूचर में थोड़े से और बजट की ज़रूरत पड़े। तो जो हमारे प्रोजेक्ट के जिनसे हम परमिशन ले रहे हैं या जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमें इस चीज़ का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा कि अगर हमें फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ी या ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी या फिर हमें बजट की ज़रूरत पड़ी तो उसका भी आप अप्रूवल दे देंगे एंड हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बीच में ना छूटे कहीं पर भी, ठीक है। लास्ट सेक्शन जो मैंने इसमें लिया है टाइटल एंड नेम, ठीक है, जिससे भी हम अप्रूवल ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट का उन सब के टाइटल और नेम। इन्वेस्टर कौन है, जॉन स्मिथ, नाम ले लिया है मैंने, कुछ भी जो भी आपका होगा वो ले सकते हैं आप। उनका सिग्नेचर, प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आप होंगे तो आप, या जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा इवान जॉनसन, और सिग्नेचर उनके, एंड फाइनेंस मैनेजर, ऑब्वियसली बजट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी प्रोजेक्ट के लिए, एंड उनके सिग्नेचर, एंड फाइनली डेट जिस डेट पे हम उनसे अप्रूवल ले रहे हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कि ये डेट थी 1/03/2020 एंड अप्रूवल की डेट थी 1/02/2020, मतलब कि हम प्रोजेक्ट को 1 महीना पहले इनिशिएट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन जो है वो भी एक बहुत क्रूशियल स्टेप है जो कि हमारे प्रोजेक्ट की मतलब स्टार्ट होने से बहुत टाइम पहले ही हम अप्रूवल्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ताकि हम लोग काम कर पाएँ। तो आई होप आपको प्रोजेक्ट चार्टर समझ में आए होंगे एंड आप इसको अगला जो भी आपका कॉलेज में इवेंट होने वाला है या आपके ऑफिस में कोई इवेंट होने वाला है उसमें आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे ताकि आप अच्छे से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीख पाएँ। तो इसी के साथ ये प्रोजेक्ट चार्टर का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। थैंक यू, गुड बाय।